बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान और कतर की मेज़बानी में स्विट्ज़रलैंड में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत और खित्ते में कशीदगी में नुमाया कमी ने पाकिस्तान में एक नई बहस को जन्म दिया है। अब ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या इस माहिदे का पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम को कोई अमली फ़ायदा हो सकता है। ईरानी सदर ने अपने हालिया दौरे के दौरान पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन की बात की, बल्कि ये इंदिया भी दिया कि ईरान पाकिस्तान के साथ हर तरह के तजारती ताल्लुकात को फरोग देने के लिए तैयार है। उनके हालिया दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को अरबों डॉलर्स तक ले जाने पर इत्तफाक राय भी सामने आया। ऐसे में यह जायजा लेना जरूरी हो जाता है कि पाक ईरान दो तरफा तजारत का मौजूदा हजम क्या है और उसमें इजाफा करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। तजारत को हमेशा रियासतों, मुआशरों और अवाम को जोड़ने का एक मौसर जरिया समझा जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान और ईरान दोनों ही अब तक अपनी तजारती सलाहियत से मुकम्मल फायदा नहीं उठा सके। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ममालिक के दरमियान रस्मी दो तरफा तजारत का हजम इस वक्त तकरीबन 2.3 अरब डॉलर है, जबकि माहिरीन के मुताबिक इसकी हकीकी सलाहियत 5 अरब डॉलर से भी जायद हो सकती है। पाकिस्तान की जानिब से भी इस खला को तस्लीम किया गया और माजी में पाकिस्तान और ईरान की क़यादत के दरमियान होने वाली आला सतह मुलाकातों में इस बात पर जोर दिया जाता रहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के वसी मौके से फायदा उठाया जाना चाहिए। एदाद शुमार का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो एक वाज़े अदम तवाजुन भी सामने आता है। 2022 में ईरान की पाकिस्तान को बरामदात 1.448 अरब डॉलर रही, जबकि पाकिस्तान की ईरान को बरामदात सिर्फ 842.8 मिलियन डॉलर थी। तशवीशनाक पहलू यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 दहाइयों के दौरान ईरान की बरामदात में सालाना औसतन 13.5% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 44% तक कमी देखने में आई। यह फर्क पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज में मौजूद खामियों को तो जाहिर करता ही है, बल्कि यह भी वाज़ेह करता है कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात न सिर्फ महदूद हैं, बल्कि पाकिस्तान अपनी तजारती सलाहियत से मुकम्मल तौर पर फायदा नहीं उठा रहा। उन मसाइल की कई अहम वजूहात हैं, जिनमें सबसे नुमाया अमरीका की जानिब से ईरान पर आयद पाबंदियां थी और ये पाबंदियां पाक ईरान तजारती ताल्लुकात पर बराह रास्त असरअंदाज हुई। ईरान पाक गैस पाइपलाइन मंसूबा उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। ईरान ने 2011 में अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया था। पाकिस्तान को 2014 तक अपने हिस्से में गैस पाइपलाइन पर काम मुकम्मल करना था, लेकिन अमेरिका की मुमकिना पाबंदियों के खदशे के बायस पाकिस्तान ने उस मंसूबे को रोक दिया। पाकिस्तान न सिर्फ उस फैसले के बायस तवानाई के एक अहम जरिए से महरूम हुआ, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद भी मुतासिर हुआ। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती ताल्लुकात में एक और बड़ी और नुमाया रुकावट सरहदी स्मगलिंग है, जो न सिर्फ मईशत को नुकसान पहुंचाती है बल्कि कानूनी तजारत को भी कमजोर करती है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 2.802 अरब लीटर ईरानी तेल गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाया जाता है, जिससे कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का नुकसान होता है। उसकी एक बड़ी वजह कानूनी सरहदी गुजरगाहों की महदूद तादाद है, क्योंकि सिर्फ 3 अहम रास्ते फाल हैं: मीर जावा, तफ्तान, गबद, रमदान और मन पशीन। इसके अलावा कस्टम्स के पेचीदा तरीकाकार, ताखीर और बदउनवानी जैसे अवामिल भी ताजरों को गैर रस्मी और गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर करते हैं। अदायगी के निज़ाम में पेचीदगियां भी एक बुनियादी मसला है। बैंकिंग चैनल्स की अदम दस्तयाबी के बायस दोनों ममालिक के दरमियान तजारत ज्यादातर हवाला और हुंडी के गैर रस्मी जराए के जरिए होती रही। 2017 में दोनों ममालिक ने तजारत को 2021 तक 5 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया था, लेकिन एक मौसर मालियाती निजाम न होने के बायस यह हदफ हासिल न हो सका। उन मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आती रहीं। दोनों ममालिक के दरमियान इस हवाले से सबसे अहम आज़ादाना तजारत का मुआहिदा हो सकता है, जिसके जरिए टैरिफ में कमी और मंडियों तक रसाई को आसान बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ गैर टैरिफ रुकावटों को भी खत्म करना बेहद जरूरी है, जिनमें ईरान की जानिब से ज़रई मसनूआत के हवाले से मौजूद सख्त कवानीन है। मालियाती पाबंदियों से बचने के लिए बार्टर ट्रेड या मकामी करेंसीज में तजारत जैसे मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार किए जा सकते हैं। जून 2023 में पाकिस्तान ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर सिस्टम मुतारिफ करवाया, जो इस हवाले से एक मस्बत पेशरफ थी। उसी तरह रुपए और रियाल के दरमियान बराह रास्त लेन देन का निजाम भी तजारती रवाबित को मजबूत बना सकता है। तवानाई के शोबे में ताउन भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान को अपनी तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए दरामदात में तनू लाना होगा और ईरान इस हवाले से एक कुदरती शराकतदार बन सकता है। उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर अमेरिका से रियायतें हासिल करने की कोशिश करे, और यह नामुमकिन नहीं, क्योंकि 2018 में चीन, भारत, तुर्की और दीगर ममालिक भी ऐसी रियायतें हासिल कर चुके हैं। और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए अब यह इसलिए भी ज्यादा आसान है क्योंकि हालिया दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात में गैर मामूली गर्मजोशी पैदा हुई। इलाकाई सतह पर बड़े मंसूबों में शमूलियत भी पाक ईरान ताल्लुकात को नई जहत दे सकती है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ईरान की शमूलियत से न सिर्फ तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ेगा, बल्कि इलाकाई राबिते भी बेहतर होंगे। सी पैक जैसे मंसूबे
इस हवाले से हम किरदार अदा कर सकते हैं जहां ईरान अपनी तवानाई सलाहियतों के साथ एक मौसर शराकतदार के तौर पर उभर सकता है। इस पूरे मंजरनामे में यह बात वाज़ेह है कि पाक ईरान तजारती ताल्लुकात में बेपनाह सलाहियत मौजूद है, लेकिन सियासी, इक्तसादी और इंतजामी रुकावटों के बायस दोनों मुल्क ही तजारती हजम नुमाया तौर पर बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान और ईरान अगर संजीदगी के साथ इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें और अमली इकदाम करें तो इलाकाई तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा। माजी में पाकिस्तान और ईरान दोनों ही दो तरफा तजारत बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहे। 4 मार्च 2004 को दोनों ममालिक के दरमियान तरजीही तजारती मुआहिदा तय पाया, जो 1 सितंबर 2006 से बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल हुआ, लेकिन उसके बावजूद दो तरफा तजारत का हजम उम्मीदों के मुताबिक नहीं बढ़ सका। यह एक हकीकत है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान अगरचे रस्मी तजारत का हजम अब भी कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन दोनों ममालिक में गैर रस्मी या गैर दस्तावेजी तजारत का हजम गैर मामूली तौर पर ज्यादा है, जो स्मगलिंग और तीसरे ममालिक के जरिए होने वाले लेन देन की सूरत में जारी है। सरहदी मंडियों का कयाम इस हवाले से एक मौसर हिकमत अमली साबित हो सकती है। मई 2023 में दोनों ममालिक ने मुश्तरका तौर पर एक सरहदी मार्केट का इफ्तिताह किया जो पशीन और मंद को मिलाती है, जिसके बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तरका तजारती मराकज कायम करने का फैसला किया, जिनसे चागी, गबद और मंद के सरहदी बाजार अब भी काम कर रहे हैं। उन मराकज का मकसद यह है कि कम ड्यूटी और टैक्स के जरिए कानूनी तजारत को फरोग दिया जाए और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला शिकनी की जाए। तवानाई के शोबे में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन एक अहम मंसूबा है, जिसके जरिए पाकिस्तान को रोजाना 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस फराहम की जा सकती है और यह मिकदार पाकिस्तान की सनती और तजारती सरगर्मियों को मुसलसल चलाने के लिए निहायत अहम समझी जाती है। 1990 की दिहाई में शुरू होने वाले इस मंसूबे में इब्तदा में भारत भी शामिल था, लेकिन बाद में भारत के निकलने से मंसूबा सिर्फ पाकिस्तान और ईरान तक महदूद रहा। मंसूबे के तहत ईरानी सरहद से गवादर तक तकरीबन 87 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद गैस पाइपलाइन सिंध के शहर नवाबशाह तक पहुंचेगी, लेकिन उस मंसूबे की तकमील ताखीर का शिकार रही, जिसकी बुनियादी वजह बैनुल-अक़वामी दबाव और पाबंदियां नहीं। पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा चावल ईरान को बरामद किया जाता है, जिसका हिस्सा ईरान को पाकिस्तान की मजमूई बरामदात के तकरीबन 35% पर मुश्तमिल है। उसके बाद गोश्त 20% और कागज पेपर बोर्ड 19% के करीब है। उसके अलावा टेक्सटाइल, आम और कीनू जैसे फल, तिल, चने, फलियां और सर्जिकल आलात भी बरामद किए जाते हैं। दूसरी तरफ ईरान से पाकिस्तान को बरामद की जाने वाली अशिया में नामियाती केमिकल्स, प्लास्टिक, मादनियात, तेल, लोहा और स्टील शामिल है। मालियाती लेन देन के निजाम में भी कई पेचीदगियां मौजूद हैं। इस वक्त तजारत ज्यादातर एशियन क्लियरिंग यूनियन के जरिए की जाती है, जो आम लेटर ऑफ क्रेडिट के मुकाबले में ज्यादा वक्त तलब और महंगा तरीका है। बाज़ औक़ात दुबई में कायम ईरानी कंपनीज के जरिए लेटर ऑफ क्रेडिट खोला जाता है, जिससे लागत में नुमाया इजाफा होता है और फायदा ज्यादातर दुबई के बैंक उठाते हैं। इसीलिए माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि अगर मकामी करेंसीज में तजारत की इजाजत दी जाए तो ऐसा करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ईरान ने माजी में तजवीज दी थी कि ईरान का बैंक मिली और पाकिस्तान का नेशनल बैंक एक दूसरे के मुल्क में शाखें कायम करें, लेकिन यह अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसी तरह करेंसी स्वैप जैसे इकदाम भी अभी तक हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सके, जिसकी वजह से दो तरफा तजारत बढ़ाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दूसरी जानिब हालिया पेशरफ्त में पाकिस्तान ने 24 मार्च 2026 को एक अहम फैसला करते हुए ईरान के लिए बरामदी कवानीन में नरमी का ऐलान किया, जो 21 जून 2026 तक नाफिज रही। इस दौरान बरामद कुरिंदगान को बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट जैसी शराइत से इस्तिस्ना दिया गया, ताकि खुराक, अद्वियात, खैमे और दीगर जरूरी अशिया की बरामद का सामान उसको आसानी से पहुंचाया जा सके। इस फैसले के तहत चावल, समुद्री खुराक, आलू, गोश्त, चने, किन्नू, केले, टमाटर, फ्रोजन चिकन, अद्वियात और खैमाजात जैसी अशिया शामिल थी, जबकि ईरान को गवादर और कराची बंदरगाह से ट्रांजिट तजारत की इजाजत दी गई। ईरान को पाकिस्तान के जरिए ट्रांजिट की इजाजत देना एक अहम फैसला इसलिए भी था क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कशीदा हालात और सरहदी बंदिश के बायस पाकिस्तान ईरान के रास्ते वस्त एशियाई रियासतों और खास तौर पर आज़रबाईजान तक रसाई हासिल कर चुका है। इस नए रूट के जरिए अद्वियात समेत मुख्तलिफ अशिया की बरामद मुमकिन हो रही है, जो न सिर्फ तजारत बल्कि इलाकाई राबितों के लिए भी एक अहम पेशरफ्त है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान और ईरान को मौजूदा आलमी और इलाकाई हालात में अपने मुआशी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। गैर रस्मी तजारत को कानूनी दायरे में लाना, टैरिफ और गैर टैरिफ रुकावटों को कम करना और निजी शोबे के दरमियान रवाबित को फरोग देना, ये ऐसे इकदाम हैं जो दो तरफा तजारत को नई बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। इसके लिए मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कयाम भी एक अहम कदम हो सकता है, जो कारोबारी बरादरी के दरमियान बराह रास्त राबितों को मुमकिन बनाए। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद सबसे अहम मसला सरहदी इलाकों में होने वाली तजारत है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अब भी निजाम से बाहर है। यही वो खला है जहां पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुआशी मौका मौजूद है, लेकिन उसे दस्तावेजी शक्ल देना जरूरी है। दोनों ममालिक के दरमियान गैर रस्मी तजारत बरसों से जारी है, खासतौर पर ईरानी तेल की स्मगलिंग, जिसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक
सालाना अरबों लीटर तेल पाकिस्तान में आता है, और अगर इस तजारत को कानूनी दायरे में लाया जाए तो न सिर्फ रियासती आमदन में इजाफा होगा बल्कि तवानाई की किल्लत पर भी काबू पाया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए ईरान खास तौर पर ज़रई और टेक्सटाइल के शोबों में एक अहम बरामदी मंडी बन सकता है। चावल, गंदम, आम और कपड़ा ऐसी मसनूआत हैं जिनकी ईरान में मुस्तकिल तलब मौजूद है। पाकिस्तान की ईरान को बरामदात में अब भी चावल और गोश्त का नुमाया हिस्सा है, जबकि दीगर ज़रई मसनूआत की गुंजाइश भी मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान को तेल, गैस के अलावा ज्यादा मिकदार में केमिकल्स और मादनियात भी फराहम कर सकता है, जो सनती तरक्की के लिए जरूरी हैं। तजारती इम्कानात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ बार बार सामने आ चुका, जबकि मौजूदा रस्मी तजारत इससे कहीं कम है। इस फर्क की बुनियादी वजह ईरान पर आयद इक्तसादी पाबंदियां रही, लेकिन अगर उन पाबंदियों में मुस्तकिल नरमी आती रही तो पाकिस्तान के लिए नए मवाशी मौके पैदा होंगे। और एक अहम पहलू फ्रेट की लागत का है कि दोनों ममालिक चूंकि पड़ोसी हैं, तो इसलिए जमीनी रास्तों के जरिए तजारत निस्बतन कम खर्च में मुमकिन है। यही वजह है कि ईरान के साथ तजारत बढ़ाकर पाकिस्तान न सिर्फ अपनी बरामदात में इजाफा कर सकता है बल्कि वस्ती एशिया तक रसाई का आसान रास्ता भी हासिल कर सकता है। और हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपने अहम जोग्राफियाई मोहल्ले वकू को इस्तेमाल करके गैर मामूली तरक्की कर सकता है। आलमी बैंक के मुताबिक 1960 में 1 अरब डॉलर की मईशत रखने वाला पैनामा 2020 तक 66 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। सिंगापुर, हांगकांग, यूएई और नीदरलैंड में भी यह मॉडल कामयाब रहा। और ट्रांजिट ट्रेड अब उन ममालिक की मईशत में बुनियादी अहमियत रखती हैं। अब अगर पाकिस्तान की तरफ आए तो तस्वीर कुछ मुख्तलिफ लेकिन इम्कानात से भरपूर है। जनूबी एशिया में निस्बतन कम जीडीपी रखने के बावजूद पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां से वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया तीनों तक रसाई मुमकिन है। एदादो शुमार ये बताते हैं कि सिर्फ तजारती रास्तों के मौसर इस्तेमाल से पाकिस्तान 10 अरब डॉलर सालाना से ज्यादा कमा सकता है। और यह रकम न सिर्फ मुल्की करंट अकाउंट खसारा कम करेगी बल्कि मालियाती दबाव पर भी वाज़े हद तक कमी के असरात लेके आएगी। पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत का मजीद गहराई से जायजा लिया जाए तो जनूब में बहेरा अरब मौजूद है, जो मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक बराह रास्त समुद्री रास्ता फराहम करता है। दूसरी तरफ शिमाल में खुंजराब पास चीन से जोड़ता है, जबकि अफगानिस्तान और अब ईरान के जरिए वस्ती एशिया तक रसाई मुमकिन है। और यही वो कनेक्टिविटी है जिसे दुनिया ट्रांजिट कॉरिडोर कहती है, जो किसी भी मुल्क को इलाकाई तजारती मरकज और एक मुआशी ताकत बना सकते हैं। गवादर और कराची की बंदरगाहें इस पूरे निजाम में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। माहिरीन तो गर्म पानियों की बंदरगाह गवादर को आबनाए मलाका का मुतबादिल करार देते हैं। अगर चीन, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान तजारत का कुछ हिस्सा भी इस रास्ते पर मुंतकिल हो जाए तो पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की आमदन मुमकिन है। यही वजह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी पाकिस्तान को मुस्तकबिल का एक अहम इलाकाई और मौशी खिलाड़ी करार दे चुका है। अब सवाल यह है कि इस ट्रांजिट ट्रेड का असल फायदा क्या है। सबसे पहले तो ये मईशत को मतनू बनाना है। पाकिस्तान अब तक ज़राअत और सनत पर ज्यादा इन्हिसार करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड से सर्विस बेस्ड रेवेन्यू भी हासिल कर सकता है। और सबसे अहम ये कि ट्रांजिट ट्रेड सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम भी लाती है। जब ममालिक एक दूसरे पर मुआशी तौर पर इन्हिसार करने लगे तो कशीदगी कम होती है। जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में अगर तजारत के रास्ते खुल जाएं तो यह अमन के लिए भी एक मौसर जरिया है। यह खुशफहमी ही सही, लेकिन ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी सिक्योरिटी खदशात को कम करने में मदद दे सकती है। लेकिन शायद मोदी के भारत के लिए यह काबिल कबूल ना हो। अगर एदाद शुमार की जुबान में बात करें तो पाकिस्तान को अपनी ट्रांजिट सलाहियत को फाल करने के लिए सड़कों, रेलवे और लॉजिस्टिक्स पर अरबों डॉलर की मजीद सरमायाकारी दरकार है। सी पैक के तहत कुछ पेशरफ जरूर हुई, लेकिन रफ्तार अब भी मतलूबा सतह तक नहीं है। इसी तरह शफाफियत और गवर्नेंस के मसाइल भी इस अमल को सुस्त कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर एक जामे हिकमत अमली अपनाई जाए, सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए, डिजिटलाइजेशन के जरिए ब्यूरोक्रेसी के किरदार को कम किया जाए, तो यही ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगी, जिससे पाकिस्तान को शायद बैरूनी कर्जों से जान छुड़ाने का मौका भी मिल जाए। यह जिक्र करना अहम है कि मुस्तकबिल में अगर खत्ते की सियासत और पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आती है तो भारत दोबारा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक ट्रांजिट रास्ता या गैस पाइपलाइन का हिस्सा बनने की ख्वाहिश जाहिर कर सकता है। तो यह पूरे खत्ते के लिए एक नए मुआशी दौर का आगाज होगा। फिलहाल यह एक इम्कान है, लेकिन इस इम्कान की बुनियाद जोग्राफिया और मईशत दोनों है। यूं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत सिर्फ दो तरफा मामला नहीं बल्कि एक वसी इलाकाई मौका है, जिससे दुरुस्त हिकमत अमली के जरिए एक बड़ी मुआशी कामयाबी में बदला जा सकता है। तो अब इस मुआहिदे के बाद के पहलुओं और मंजरनामे पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी मंजरनामे पे जिसका जिक्र इब्तदाई के अंदर हुआ, इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब ने। एम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अगर आज मार्को रूबियो के बयान को देखें, वो ये कहते हैं कि खलीजी ममालिक के साथ हमारी मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं
उन्होंने कुछ संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब इस ज़मन के अंदर ये वाज़ेह नहीं हो सका कि संगीन तहफ़्फ़ुज़ात अमेरिका से किए गए हैं, अमेरिका के बारे ही किए गए हैं या ईरान के बारे किए गए हैं। तो ये जो MOU साइन होने के बाद की सूरत हाल है, ये किस हद तक संगीन है, किस हद तक हौसला अफजा है, या किस हद तक ये मुस्तहकम रहेगी? इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन होने के बाद और फिर उसके बाद पिछले मंडे को जो है वहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट भी इशू हुई पाकिस्तान और कतर की तरफ से, जिसमें ये ऐलान किया गया कि टेक्निकल लेवल टॉक शुरू हो जाएंगी जल्दी और उनमें जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं MOU में उन पे गुफ्तगू होगी ताकि कोई उस पर एग्रीमेंट जो है वो हो सके। तो ये प्रोसेस तो चल रहा है और हमने देखा, ये लेटेस्ट खबर ये भी आई है कि 30 जून को टेक्निकल लेवल जो टॉक्स है उसका नेक्स्ट सेशन होगा 30 जून को, विच इज़ आई थिंक नेक्स्ट ट्यूसडे। तो वो इसलिए वो प्रोसेस तो चल रहा है, लेकिन इस दौरान में ये जो स्टेटमेंट आई है, मेरा ख्याल में मुझे जो अंदाज़ा है वो ये है कि मार्को रूबियो साहब की जब मुलाकातें हुई हैं UAE और कुवैत और बहरीन में आला जो उनके अफसरान हैं या जो उनके वज़रा हैं उस लेवल पे, तो उन्होंने अपना शायद ये इजहार किया है कि आपके अड्डे यहाँ होने से, फौजी अड्डे होने से, और जिस तरह से आपने ईरान के साथ लड़ाई को कंडक्ट किया तो उससे इन 3 ममालिक को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया होगा कि हमने तो अड्डे आपको फौजी अड्डे इसलिए बनाने की इजाज़त दी थी कि हमारी सिक्योरिटी है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, तो उल्टा हमें नुकसान ज़्यादा हुआ है उन अड्डों की वजह से कि अगर ना होते अड्डे तो ना वहाँ से ईरान पे हमले होते अमेरिकन अफवाज के और एयरफोर्स और दूसरों के, तो ना ही वो ईरान को वहाँ पे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस किस्म की हो सकता है ख्यालात का उनका इजहार हुआ हो, लेकिन अब जो पीस प्रोसेस है, जो निगोशिएशन का प्रोसेस है, वो मेरा ख्याल है चलता रहेगा और उसमें 60 दिन का वक्फा है। 60 दिन के अंदर उन्होंने किसी नतीजे पे पहुंचना है। तो जो अब देखें, अब 30 जून को जो सेकंड सेशन है टेक्निकल लेवल टॉक्स का वो होगा, तो उसमें क्या उसकी प्रोग्रेस होती है और किस हद तक जो उनके ईरान और US के दरमियान डिफरेंसेस हैं वो उसको रिजॉल्व करने में कामयाब होते हैं। अच्छा जावेद साहब, अगर देखा जाए मार्को रूबियो ने एक और चीज़ कही, उन्होंने कहा जी कि जब तक ईरान दहशतगर्दों की माली मुआवनत जारी रखेगा तब तक मशरक़ वस्ता के अंदर अमन नहीं हो सकता। इशारा उनका हिजबुल्लाह की तरफ, यमनी हूथियों की तरफ और दीगर उनके जो एलाइज हैं उनकी तरफ है। लेकिन आप ये देखिए कि उसमें बेसिक जो नुक्ता रखा गया था वो ये था कि लबनान के अंदर जंगबंदी हो। अब इस ज़मन के अंदर उल्टी जो बोहतान तराजी है या इल्ज़ामात हैं वो अमेरिका की तरफ से जारी सारी हैं, तो फिर उस नुक्ते के ऊपर इत्तफाक किस हद तक हो पाएगा? ये आसान नहीं होगा। लेबनान की जो सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये है कि ईरान हिजबुल्लाह का यानी लॉयल सपोर्टर रहा है और अभी भी उन्होंने कहा है कि अगर इस सीज़ फायर होनी है तो उसका इतलाक लेबनान में भी होना चाहिए। और हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक मेरे ख्याल में कुछ एग्रीमेंट भी शायद हुआ है कि ना इसराइल हिजबुल्लाह पे हमला करेगा और ना हिजबुल्लाह इसराइल पे कोई हमले निशाना बनाया कोई अपने हमले का। तो अगर वो सूरत हाल बरकरार रहती है तो फिर जो है वहाँ पर लेबनान में भी सीज़ फायर जो है मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन इसमें हमें ये पता है कि इसराइल इस कोशिश में है, नेतन्याहू भी इस कोशिश में है कि वो किसी तरीके से ये जो निगोशिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ है इसमें इसको स्पॉइल कर सके, स्पॉइलर का रोल अदा करना चाहता है या स्पैनर इन द वर्क्स जिसको कहते हैं, कि कोई ऐसी मुश्किल हालत खड़ी कर दे जिससे ये निगोशिएशन का प्रोसेस। सर वो तो कहीं भी उज़र उठा सकता है, क्योंकि अभी वो जो इलाका जिसके ऊपर कब्जा करके उसको येलो लाइन और सिक्योरिटी जोन करार दिया गया इजराइल की जानिब से, अब वहाँ पे एग्रीमेंट की सूरत हाल ये बन रही है कि उसका कंट्रोल जो है वो लबनानी हुकूमत के अंडर जो फौज है उसको दे दिया जाए और उसकी स्क्रीनिंग का अमल जो है वो इजराइल कर रहा है कि आया उसके अंदर कोई हिजबुल्लाह के लोग तो मौजूद नहीं है, तो वो तो किसी पे भी उज़र उठा देगा ये हिजबुल्लाह के लोग हैं और वहाँ से मामला फिर ख़राब हो जाएगा। असल में बात हुई है ना जी कि इजराइल को एक गैर मुल्क जो है, लेबनान जो है एक फॉरेन कंट्री है, उसकी सरजमीन पे अपनी फौजें तैनात करने का कोई बैन अक़वामी जो कानून है उसके मुताबिक कोई हक हासिल नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर एक एग्रीमेंट हो गया कि हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पे हमले नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद
वो सदर्न लेबनान की वो जो लिटानी रिवर से नीचे का इलाका है जिसको साउथ लेबनान भी कहते हैं, उसमें उनको अपनी फौजें रखने का कोई हक हासिल नहीं है, उनको विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू की जो पास के रिकॉर्ड है उससे मुझे लगता है कि वो फौजें विड्रॉ नहीं किए करेगा, और हाँ मौका ब मौका जो है कोई ना कोई ऐसा इशू या प्रॉब्लम रेज कर देगा जिससे जो स्विट्जरलैंड में टॉक्स होनी है बर्गनस्टॉक में और फिर बाद में सेशन होने हैं उनमें कोई दुश्वारी वो पैदा कर सके। तो इस सूरत हाल में ईरान और अमेरिका दोनों को तहम्मुल से काम लेना चाहिए और जाके कामयाब जो मुज़ाकरात का अमल है उसको कामयाबी से आगे बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ अमेरिका को इसराइल पे और ईरान को हिज़्बुल्लाह पे एक किस्म का परसुएड उनको करना चाहिए कि वो अब इन हालात में एक दूसरे पे हमला ना करें। अच्छा सर, जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है और जिस तरीके से हमने बात की, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मशरक़ वस्ता के ममालिक को और वो अमेरिका के साथ हैं और अड्डों की मौजूदगी के हवाले से हैं। आप समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में इस मामले के ऊपर भी पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है, या फिर ये उनके दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, ये बातचीत उन्हीं की बिना पे होगी? देखिए, ये तो वो सॉवरेन कंट्रीज हैं, उन्होंने अगर अपने मुल्क में किसी दूसरे मुल्क को फौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दी है तो उसमें पाकिस्तान तो इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक वो अड्डे किसी और मुल्क के खिलाफ किसी एग्रेसिव कार्रवाई के लिए इस्तेमाल ना हो। तो आजकल चूंकि अब सीज फायर हो चुकी है तो इसलिए उन अड्डों को इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट उनकी तो नहीं हो सकती। तो इसके बाद ये तो ये जो तीन ममालिक हैं यूएई, बहरीन और कुवैत, इनकी मर्जी है कब तक वो अड्डों को वहाँ अपनी सरजमीन पे रहने देना जा सकते हैं और कब वहाँ से वो उनको कहें कि उनकी प्रेजेंस को कम करें या ख़त्म करें। ये पाकिस्तान का कोई उसमें डायरेक्ट रोल नहीं बनता क्योंकि दिस इज प्राइमरीली एन इशू बिटवीन दोज कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा सर, अभी जो एक पूरा ग्रुप दिखाई दिया इस पूरी जंगबंदी के तनाजुर में और हमें रीअलाइनमेंट होती दिखाई दी या नई सफ़बंदी दिखाई दी, क्या आप समझते हैं कि उसका किरदार यहीं तक था या मुस्तकबिल के अंदर भी होगा? मेरी मुराद पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, कतर, मिस्र, ओमान और सऊदी अरब का जो किरदार दिखाई दे रहा था, तो इससे ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम ममालिक की नेटो बन सकती है आने वाले दिनों के अंदर। ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन होगी। मैं तो खुद अपने आर्टिकल्स और जो तकारीर में ये कहता चला आ रहा हूँ पिछले कई महीनों से कि आइडियली जो खित्ते खलीजी यानी ममालिक और पर्शियन गल्फ जो रीजन है उसमें जो सिक्योरिटी का इशू है वो जो उस ममालिक के जो खित्ते के ममालिक हैं उनके हाथ में होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए कि अगर खलीजी ममालिक जो हैं, चाहे ईरान है या अरब कंट्रीज है, एक साइड पे ईरान है दूसरी साइड पे खलीज के अरब ममालिक हैं, वो आपस में मिलके और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के ताउन के साथ वो एक ऐसा निज़ाम कायम करें जिसमें सिक्योरिटी इशू को बाहमी मुज़ाकरात के साथ पुरअमन तरीके से सेटल किया जाए। मसलन कोई डिस्प्यूट है भी तो वो बातचीत के जरिए से तनाज़ा को ख़त्म किया जाए, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस ना की जाए और नॉन रीजनल पावर्स को इन सिक्योरिटी मामला से दूर रखा जाए, क्योंकि जब नॉन रीजनल पावर जो आती हैं तो वो तो अपने मकासद के लिए आती हैं और अपने मकासद के लिए वो मुख्तलिफ एक्शन लेती हैं जिससे सिक्योरिटी के इशू बेहतर होने के बजाय उनमें एग्रेवेशन हो जाती है। जैसे अभी हुआ है जब अमेरिका ने उन अड्डों को इस्तेमाल करके ईरान पे हमले किए तो उससे हालात बेहतर होने के बजाय खलीज में ज़्यादा टेंशन बढ़ गई और साफ ज़ाहिर है जिन ममालिक में ईरानी हमले हुए, जिन ममालिक में वो यानी फौजी अड्डे थे उन पर ईरान ने हमला किया तो उससे उनको जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो इसका सोल्यूशन तो फिर यही है कि ये ममालिक जो हैं आपस में बैठ के एक ऐसा कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरतीब दें जिससे वो अपने सिक्योरिटी के मामलात को खुद जो है वो तय करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट ने एक R4 जो ग्रुप बनाया है उसकी मीटिंग्स हो रही हैं। मेरे ख्याल में उसमें और चीज़ों के अलावा इस पर भी और हो रहा होगा कि जब जंगबंदी ख़त्म हो यानी पीस एग्रीमेंट जब ईरान और US के दरमियान साइन हो जाएगा उसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज को किस तरह से जो खित्ते के मालिक हैं वो अपने कोशिशों से ही उनको डील करें।
तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। हो सकता है इन ड्यू कोर्स ईरान भी, जब हम अमन का मुआहदा साइन हो जाए तो हो सकता है ईरान भी उसमें शामिल हो जाए, और जैसे आपने कहा ओमान भी और दूसरे ममालिक भी उसमें हो जाएं, तो उससे फिर खित्ते के में एक अमन अमान की फिजा कायम करना ज़्यादा बेहतर और तरीके से हो सकेगी। साथ साथ वो फिर ये ग्रुप जो है आपस में अपनी इकोनॉमिक एंड टेक्निकल और कमर्शियल कोऑपरेशन को भी बढ़ा सकता है। तो एक बहुत खुशाइन डेवलपमेंट होगी अगर खित्ते के ममालिक इन लाइंस पे काम करें। और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस खित्ते के मामलात में इंगेज है, क्योंकि वहाँ पे अगर इनसिक्योरिटी होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, लड़ाई होती है, तो उसका खला महला पाकिस्तान पे भी असर होगा। तो पाकिस्तान कैन नॉट रिमेन इनडिफरेंट कि अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है तो हम उसमें कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर के तौर पे, बाईस्टैंडर के तौर पे हम जो है चुप रहें, किसी किस्म से कोई रिएक्शन ना दिखाएं। इस दफ़ा हमने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, पॉजिटिव रोल, प्रोएक्टिव रोल, जिसकी वजह से जंग बंदी भी हुई और फिर बाद में इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इशू हुआ, फिर जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई। अल्लाह करे कि अब अगले जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं वो नतीजा खेज साबित हों और ईरान और यूएस के दरमियान एक फाइनल पीस डील साइन हो जाए। तो उसके बाद पाकिस्तान और दूसरे जो ममालिक खित्ते के उनको मिल के एक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्किटेक्चर। सर, आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। कोऑपरेशन के अंदर अगर देखा जाए तो वो जो सैंक्शंस लिफ्ट की गई थी ये ड्यूरिंग वॉर और ब्लॉकेड की सूरत हाल के अंदर, तो पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया था, जिसकी तौजीह ये बयान की गई कि पाकिस्तान एक गैर जानिबदाराना किरदार अदा करना चाहता था और जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पर फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। लेकिन अब जब 60 रोज़ा सैंक्शंस जो हैं वो ख़त्म की गई हैं, तो अब पाकिस्तान क्या फ़ायदा उठा सकता है? दूसरी बात ये कि अगर हम बॉर्डर ट्रेड की बात करें, सैकड़ों किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, भारत के साथ ट्रेड पूरी बंद है। अफगानिस्तान का जो है हज़ारों किलोमीटर का बॉर्डर है, हमने उधर वहाँ पे टेंशन रहती है और वहाँ की जो स्मगलिंग है उसको रोका हुआ है और उनके साथ ट्रेड बंद है। ईरान का जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, ताफ्तान के महाज के ऊपर हमने माजी की निस्बत वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घेराव करके वो स्मगलिंग को रोकने के इकदाम उठाए हैं। तो अब लीगली बॉर्डर ट्रेड जो है वो किस हद तक ज़रूरी है और उसके लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? लेकिन जहाँ तक तो अभी 60 दिन का तल्लक है, तो 60 दिन में एक काम हुआ है कि अमेरिका ने ईरान पे जो ईरान की ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल की एक्सपोर्ट पे पाबंदियाँ हटा ली हैं, सिवाय इसके कि ये चीज़ें नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन को नहीं जा सकती। बाकी सारे ममालिक ईरान से ये चीज़ें अब इम्पोर्ट कर सकती हैं और पाकिस्तान भी कर सकता है। तो हमें ईरान से ऑयल और पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करने की कोशिश करनी चाहिए जितना भी हमारी ज़रूरत है। एक ज़माने में अच्छी खासी मिकदार हम ऑयल, मेरी याद है जब मैं वहाँ पे एम्बेसडर था तो 60,000 बैरल्स ए डे पाकिस्तान ईरान से ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करता था। तो उसी तरह से हम वो रिज्यूम कर सकते हैं। जहाँ तक गैस की एक्सपोर्ट है तो वो मेरा ख्याल में अभी उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक एक बाकायदा लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल एग्रीमेंट साइन हो जाए तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करना हमारे लिए ज़रा आसान नहीं होगा। तो वो बाकी ये है कि जो सारी जो फाइनेंशियल सैंक्शन हैं, न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शन हैं, टेररिज्म रिलेटेड सैंक्शन हैं, वो तो जब फाइनल डील, पीस डील साइन होगी 60 दिनों के अंदर, उसके बाद वो सारी सैंक्शन लिफ्ट होंगी। तो अभी पाकिस्तान अगर चाहे भी वहाँ पे ऐसे क्रूड ऑयल वगैरह लेना, तो उसकी पेमेंट्स के सिलसिले में हम डॉलर पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे, तो कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि करेंसी स्वैप हो या कुछ और अरेंजमेंट हो जिससे हम खरीद सकें। तो ये जो फाइनेंशियल सैंक्शन हैं जिसमें डॉलर पेमेंट्स और ट्रांजैक्शन ईरान के साथ दुनिया के दूसरे ममालिक नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है और ये रुकावट तभी दूर होगी जब सारी ये सैंक्शंस जो फाइनल पीस डील साइन होने के बाद लिफ्ट की जाएंगी। अच्छा सर, उसके अंदर सैंक्शंस को उठाने के अंदर कांग्रेस का किरदार कितना है? क्योंकि बहुत सारी सैंक्शंस ऐसी हैं जिसके लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना बेहद ज़रूरी है। क्या कांग्रेस इस ज़मन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनफरादी तौर के ऊपर या जेडी वेंस के साथ मिलके जो एग्रीमेंट कर लिया उसको खुशाइंद अमेरिका के अंदर कहा जाए? इससे कताई नज़र के अभी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के अंदर एक करारदाद 9वीं बार जो पेश की गई वो मंजूर हुई, जिसमें उनके इख्तियारात महदूद करने की बातें हुई, जंग लड़ने के हवाले से बहुत सारी बातें हुई और जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये बेवकत थी और ये दुश्मन को फ़ायदा देने के मुतरादिफ थी और एक गलत जेस्चर दिया गया।
तो फिर कांग्रेस उसमें कितनी रुकावट होगी? लेकिन जो तो दो किस्म की सैंक्शन हैं जो अमेरिका ने ईरान पे लगाई हुई हैं। एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जो प्रेसिडेंट की अपने पावर्स में है और उसने लगाई हुई हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, यानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उनको रिमूव करने के लिए तो कोई कांग्रेस की डायरेक्ट ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन ये है कि बहरहाल जो वहाँ पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटली इग्नोर तो नहीं कर सकती, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद उन सैंक्शन को हटा सकता है। कुछ सैंक्शन ऐसी है जिसके लिए लॉज जो हैं वो यानी लीगली वो कांग्रेस ने अप्रूव किए हुए हैं या कांग्रेस के मंजूरी के बाद वो इम्पोज किए गए थे सैंक्शन, उनके लिए डेफिनेटली फिर एडमिनिस्ट्रेशन को कांग्रेस जाना पड़ेगा और वो जो है वो सूरत में ही वो उठाई जा सकेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि क्या अमेरिकन पॉलिटिकल सिचुएशन इस कांग्रेस की जो है मंजूरी है सैंक्शन को लिफ्ट करने में देगी या नहीं देगी। तो ये एक सवालिया निशान है, इस पर हतमी तौर पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ए लॉट विल डिपेंड ऑन द फाइनल शेप ऑफ द पीस एग्रीमेंट, पीस डील जो है उसकी क्या प्रोविजन है, उसमें बैलेंस ऑफ बेनिफिट्स किसको ज्यादा मिल रहा है, और फिर उसके बाद एक पॉलिटिकल गेम तो वहाँ चलेगी जो खासतौर पर इसलिए कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं तो वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि काफ़ी सारी सैंक्शन जो हैं वो लिफ्ट हो जाएंगी, जैसे फाइनेंशियल सैंक्शन हैं जो अगर खासतौर पर डॉलर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई हैं कि ईरान के साथ हमने कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर देता, वो मेरा ख्याल में एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन है। और वो यानी इंतजामी तौर पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें से बेशतर जो है वो उठा ली जाएंगी और इस ज़मीन के अंदर ईरान को रिलीफ मिल सकता है। बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, मुआशी मंजरनामे तफसील के साथ बात की जाएगी और बिलखुसूस पाकिस्तान के पास इस वक्त चांसेस क्या हैं ईरान के साथ बार्टर ट्रेड करने में, और इसके साथ साथ बायलैटरल एग्रीमेंट जो है उसके अंदर क्या चीज़ें जो है पाकिस्तान के फेवर के अंदर जा सकती हैं, इस बारे में बात की जाएगी। शॉर्ट ब्रेक बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मुआशी मंजरनामे में बात करेंगे और बिलखुसूस ईरान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड किस तरीके से हो सकती है, इस मौजू के ऊपर हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत शमसुल इस्लाम साहब ने। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बातें ये हो रही हैं कि हम ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, 10 अरब डॉलर तक उसका हजम लेके जा सकते हैं। माजी के अंदर बेपनाह मौके पाकिस्तान के पास ऐसे आए, बेपनाह मौक़ों के ऊपर ईरान की हुकूमत के साथ बातचीत हुई, लेकिन फिर सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान ने किसी जगह पे किनारा कशी इख्तियार कर ली और किसी जगह पे वो तजारती मंजरनामा जो है उसको कानूनी शक्ल न दी जा सकी। अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं और मुस्तकबिल में मुआशी मंजरनामा किस हद तक पॉजिटिव वे में जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए जी, बात यह है कि अब जो अमन खिते में था उसके ऊपर तो हमने डिप्लोमेसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किया और एक आपका MOU साइन हो गया और इसके ऊपर दस्तखत भी हो चुके हैं। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास एक इकोनॉमिक जो है खिते में एक्टिविटीज को बढ़ाने का चांस हो सकता है। हमारे पास ऑलरेडी RCD मुआहिदा है, 1964 में हमने किया था, जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दौरान था। अब हमें हुर्मुज से निकलकर इस्तांबुल तक जाना है। कहने का मकसद है कि पाकिस्तान अगर इफेक्टिवली अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्रीज के साथ, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलके और US से जो सैंक्शंस का रिलीफ ले सकते हैं, तो पहली बात तो हमारे पास जो बॉर्डर पे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पहुंच चुकी है और हमने अंदर पाकिस्तान में लानी है, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। और वो अगर हो गया तो पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या आम आदमी है, उन सब की एक ही तकलीफ है और वो है कि महंगी गैस और महंगी बिजली। हम अगर ये कर लेते हैं तो हमें सस्ती गैस और बिजली मिलेगी और फिर हम ईरान के जो बॉर्डर पे जहां पर ईरानी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का बलोचिस्तान है, वहां पर इकोनॉमिक जोन बना सकते हैं और उसके अंदर इंडस्ट्रियल जोन होंगे जिसकी एनर्जी की नीड्स ईरान सब पूरी कर सकता है और पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करें उन चीजों की जो वहां से अपने ना सिर्फ ईरान और पाकिस्तान में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो सकेंगी, बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। खित्ते में आपने देखा कि गवादर में, बलूचिस्तान में जो एक बदअमनी चली आ रही है, उसकी बुनियादी वजह
जो है वो वहाँ के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी गुर्बत है। गुर्बत के आगे लोग अपने आप अपनी जान भी देने पे तैयार हो जाते हैं। तो वो अमन की कोशिशों में जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर और मजीद बेहतरी हो सकती है जब वहां पर अगर हम ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलके एक सनती जोन बना दें और साथ ही एक हमें फ्री ट्रेडिंग ब्लॉक बनाना होगा तीनों मुल्क को मिलकर, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। हम अपनी एक्सपोर्ट्स को तुर्की के जरिए यूरोप तक आसानी से और सस्ता पहुंचा सकते हैं। ईरान के अंदर बहुत अच्छे जो हमारी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी है, उनकी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, वो ऑयल और गैस में रिच है। तो हमारी जो कमी है वो वहां से पूरी हो सकती है। और जो आपका जो है ईरान को जो चाहिए, ईरान इस वक्त फूड का एक उनका इशू होता है, तो पाकिस्तान उनके साथ ग़िज़ाई अजनास की ट्रेड कर सकता है और दूसरी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हमारी की जा सकती हैं। वहां से ड्राई फ्रूट पाकिस्तान में आते हैं, उसको कर सकेंगे। शमसुल इस्लाम साहब, सर ये बताइए कि ये सारी चीज़ें कितनी हकीकत पसंदाना है? आप कहते हैं कि ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। हमारे यहाँ हर साल जो है ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी वाक़ई होती है, बिलखुसूस ये कुछ ख़ास फसलें जो हमारे यहाँ लगती हैं, कभी गंदम की पैदावार में कमी हो जाती है, कभी कपास की पैदावार में, कभी गन्ने की पैदावार में, और उसकी वजह ये कि यहाँ पर रेट ठीक से नहीं मिलता जिसकी वजह से किसान रुल जाते हैं। तो फिर इसका साइकिल बेहतर होने में कितना वक्त लगेगा? दूसरी बात, आप कहते हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो सकती है। सर, टेक्सटाइल का सेक्टर तो फैसलाबाद में जिस हद तक मंदी का शिकार है, गिरावट का शिकार है, लोगों की बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, तो वो तवानाई आने में, उसको बूस्ट मिलने में, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने में वो कितना अरसा लगेगा? यानी हम टाइम फ्रेम की भी साथ में बात कर ले तो बेहतर। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात कि जो पाकिस्तान में फसलें किसान कम उगाता है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि कीमतें कम मिलती है। उसको बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान में जो फसलें उगा रहा है ग्रोअर, वो हम अपनी कंजम्पशन के लिए उगाते हैं और हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। ईरान एक बहुत बड़ी मार्केट है जो एक्सपोर्ट के लिए मार्केट हो सकती है। हमारी इस वक्त भी पाकिस्तान से चावल बहुत बड़ी मिकदार में ईरान को जाता है। ईरान इससे कब इंडिया से चावल ले रहा था, थाईलैंड से चावल लेता है, वियतनाम से, दुनिया भर के जहां जाके राइस एक्सपोर्टर है उनसे चावल लेता है। तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सस्ता बाय रोड चावल वहां तक पहुंच जाएगा। टेक्सटाइल इस वक्त अगर ज़बू हाली का शिकार है तो उसकी बुनियादी वजह वही एक है कि महंगी बिजली और महंगी गैस है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। अगर आपकी वो कम हो जाती है तो आपके पास आप कंपेटिटिव हो जाएंगे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। ईरान की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट कि उसकी आबादी हमसे कम है, और अगर जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, तो 350 मिलियन की एक मार्केट आपको मिल जाएगी। तीनों ममालिक आपस में मिलकर ट्रेड कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ इश्यूज हैं जिसके सैंक्शन की वजह से, और कुछ सैंक्शन के होते हुए ज्यादा हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी ने उस पर डाल दी है। स्टेट बैंक अगर आपका एक्सपोर्ट का ई फॉर्म जो है उसको वेरीफाई करता है, अलाउ करता है और उसकी तिजारत करता है, तो पाकिस्तान को दुनिया में जो दूर दराज ममालिक है वहां एक्सपोर्ट करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम यहीं से सारा कुछ कर देंगे। तो ये कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे फास्ट ट्रैक पे काम करना होगा, वरना फिर वही होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान को मिलती रही हैं माजी में, हमने उनको भी मिस कर दिया और इस बार भी मिस हो जाएंगी। हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी को जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरह ट्रेन करना चाहिए कि वो उस तरह से डिलीवर करें, क्विक डिसीजंस लें। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा हुजूम होता है कि अप्रूवल के लिए महीनों लग जाते हैं, उस वजह से काम डिले होता है। और ये जो अगर आपने एफटीए का भी एक आपको याद होगा, माजी में हमने सुना था कि पाकिस्तान ईरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिलेक्टिव आइटम्स पे कर रहा है, उसको ऊपर भी हमें स्पीड बढ़ा के करना चाहिए। पहली अफजल जो बात है वो ये है कि सबसे पहले आपको वेवर्स लेना है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया, दुनिया की महंगाई कम कर दी। आज तेल और की प्राइसेस जो है वो जंग से पहले की सिचुएशन के करीब आ चुकी हैं। आज यूएस जो क्रूड है वो $69, लेस देन $70 हो चुका है। तो ये $70 पे जब प्राइसेस ट्रेड करती हैं तो आपके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान ने जो अपना जीडीपी का टारगेट रखा है 4% का, वो तभी अचीव होगा अगर हमारे पास एनर्जी प्राइसेस कम होंगी, और एनर्जी प्राइसेस कम करने के लिए आपको सोर्स अल्टरनेटिव लेनी है। हम हमेशा एनर्जी की दो सोर्सों पे ज्यादा, हम एक तरफ तो पेट्रोल हम सऊदी अरब से लेते थे रेफर पेमेंट पे, और दूसरी तरफ हमने गैस कतर से ली।
ये अक्लमंदी नहीं होती, आपको डाइवर्सिफाइड करना होता है, सोर्सेज ज्यादा रखनी होती हैं। और ईरान से अगर आपका डील आगे बनती है तो आप उसके अंदर जो है अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी कर सकते हैं। आपके पास रॉ मटेरियल है, आप उसको मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गवादर में और इसका जो मैंने सजेस्ट किया सनती जोन का 1000 एकड़ पाकिस्तान एलोकेट करे, 1000 ईरान करे, दोनों इलाकों में एक इनकलाब आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं। और दुनिया आपने जो मार्केट बॉर्डर मार्केट्स का जो शुरू किया उसमें तो पीनट का अमाउंट है, $100-150 की आप ट्रेडिंग अलाउ करते हैं, वो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जब आपका एक सनती जोन बन जाएगा तो आपका जो वॉल्यूम है इमीडिएट 1 साल के अंदर अगर आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं तो पाकिस्तान और ईरान का कोई $15 अरब का वॉल्यूम पहुंच सकता है। ईरान के ताल्लुकात अब अच्छा, एक चीज शमसुल इस्लाम साहब और है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से जो रिजर्व है हमारे उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। और फिर अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान में भी डॉलर को लेके बड़ा इस वक्त सोच विचार होगी कि किस तरीके से खर्च करना है, पहले ही मुश्किल से मिलेंगे। तो क्या कोई ऐसा मंजरनामा हो सकता है कि हम रुपए, तोमान और लीरा के अंदर जो है वो इन तीनों ममालिक के अंदर ट्रेड कर सकें, और उसका मैकेनिज्म फिर क्या होगा? देखिए कि बुनियादी वजह जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ना, इंपोर्ट्स ज्यादा और एक्सपोर्ट्स कम होती है, उसकी वजह हमारा पॉलिसी की उसमें फ्लॉ है। पॉलिसी की खराबी की वजह से आपका ये गैप बनता है। आप ट्रेडिशनली पाकिस्तान एक्सपोर्ट वो चीजें करता है जो पाकिस्तान लोकली प्रोड्यूस करता है या मैन्युफैक्चर करता है, अपने इस्तेमाल में लाता है, और फिर जो बचता है सरप्लस उसको एक्सपोर्ट करता है। आज पाकिस्तान की जो कंजम्पशन टू जीडीपी है वो 94% है, अमेरिका 69% पे। तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन वाले मुल्क हैं। जब आप पॉलिसी को बैलेंस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लिबरलाइजेशन करते हैं, आपको ये खौफ होता है कि शायद इससे हमारा जो है इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम रहेगी। आपकी जो भी चीज आप दुनिया से इंपोर्ट करते हो उसकी एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में डीटीआरई जैसे, ईएफएस जैसे जो पॉलिसीज कम्बरसम है, ये रुकावटें खड़ी करती हैं। आज अगर एक बड़ा बायर जो है वो मुझे कहता है कि ये आपके पास सामान है तो मैं इमीडिएटली उसको कंटेनर शिप कर सकता हूं, तो मेरे पास आएगा, महीनों लगने में कोई बायर आपसे नहीं लेता। यूएई का जो कामयाबी थी, जो एक फ्री उसने पोर्ट बनाया अपने आप को, और अब तो वहां पर वैट भी लग चुका, या सिंगापुर या हांगकांग, तो वो मॉडल आपका बन सकता है, आपकी ट्रेड बहुत बढ़ सकती है। मुकामी करेंसीज में भी आप कर सकते हैं कि ईरान की करेंसी लीरा में, टर्की के अंदर और पाकिस्तान का, इस तीनों में किया जा सकता है। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है कि इन ममालिक ने चाइना के साथ युआन में एग्रीमेंट किए हुए हैं, पाकिस्तान का भी एग्रीमेंट है, यहां से भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान को डॉलर की कमी है। हम एक और चीज भी कर सकते हैं, वो ये है कि बॉर्डर इकोनॉमिक मार्केट और बॉर्डर इकोनॉमिक जो जोन बनेगा इंडस्ट्रियल, उसके अंदर एक प्रोमिसरी नोट होगा, एक कॉमन करेंसी होगी, उसका नाम आप रुपयाल कर दें। यहां से पाकिस्तान का रुपया और वहां का रियाल जो है ओमानी रियाल, तो रुपयाल होगा। जोन में एंटर होंगे तो आप एक दूसरे के काउंटर से परचेज करके, सेल करके, वापसी पे आप जब शॉप अपनी फैक्ट्री बंद करते हैं तो एक्सचेंज करके आ जाएंगे। वो 1 रुपयाल का रेट जो होगा वो $1 के बराबर होगा। सॉल्यूशंस बहुत हैं। हमारे लोग क्योंकि माइंडसेट उनका ऐसा है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं है, और जो उनके सीनियर कर गए उसी के ऊपर बैठे रहते हैं। स्टेट बैंक के ऊपर जो दबाव है सैंक्शन की वजह से, अगर वो सैंक्शन में वेवर मिलता है, रिलैक्सेशन मिलती है, तो वो उस दबाव से भी बाहर आ जाएगा। फिर आसानी से चावल आपकी चीजें बरामदात हो सकती हैं। आज जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है ईरान को कुछ चीजें, तो वो उसकी वैल्यू भी आपको बहुत आधी मिलती है। फर्ज करें कि अगर आप $2 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं तो लेस देन $1 बिलियन आपके पास आता है, जो लोग यूएई से या कहीं और से टीटी मंगा के करते हैं। तो जब लिबरलाइजेशन होती है तो इसमें आपकी चीजें जो खुल जाती हैं। दुनिया के इकोनॉमिस्ट, बेहतरीन इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि ट्रेड लिबरलाइजेशन करो, ये रेड टेपिज्म खत्म करो और आप बैलेंस करो, रीअलाइनमेंट होगी। आपकी स्मगलिंग जो है वो इन्हीं पॉलिसीज की वजह से बनती है कि एक तरफ आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो टैरिफ को बढ़ाकर, और साथ में स्मगलर जो है वो ले आते हैं। जब आपका टैरिफ अगर 10 से 15% पे ले आते हैं तो फिर आपका स्मगलर जो है वो आपकी कभी भी चीजें स्मगल करके पाकिस्तान में नहीं आएगा। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्मगलिंग का जो भी है वो है एक नासूर है जो बना हुआ है इकोनॉमी के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा।
आपको टैरिफ को नीचे लाना है और तभी आप पाकिस्तान को एक तरक्की के रास्ते पे ला सकते हैं। अच्छा शमसुल इस्लाम साहब, ये बताइए कि अगर हम ट्रांजिट कॉरिडोर बनाते हैं या आपके मुताबिक वो बॉर्डर मैकेनिज्म पे वहाँ पे इकनॉमिक कॉरिडोर अगर एक बनता है तो उसमें कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट का किरदार क्या होगा जो माजी की निस्बत मुख्तलिफ हो सकता है? दोनों पोर्ट जो है वो मिलकर ऐसा रोल प्ले करेंगे कि आप जबल अली को भूल जाएंगे। आपको दिमाग अपना खोलना है। अगर आप आगे पीछे और कंफ्यूज रह के आपको एक पॉलिसी बनाते हैं तो फिर आपके साथ ट्रेड नहीं हो सकती। आपको सिंपल एक रास्ता इख्तियार करना है। आपकी अभी देखा कि इस वॉर के अंदर आपका इतना यहाँ पे कार्गो आ गया, ट्रांजिट कार्गो मूव हो गया था, और उसके बाद आप देखेंगे जब आपको पार्किंग के पैसे मिले उसमें, अगर आप ट्रेड खोलते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, मेरा एक आखिरी सवाल शमसुल इस्लाम साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ये जो चांसेस मौजूद हैं इसमें ईरान की तरफ से वेलकमिंग सिचुएशन कितनी हो सकती? ये बड़ा अहम चीज है। देखिए जी, माजी में हमारे पास जो चीजें हम गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो अमन तो करते रहे हैं, अब प्रैक्टिकल काम करने का वक्त आ गया है। ईरान ने देख लिया कि जो उसका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया, उसने रोल क्या प्ले किया। जब इस तरह के हालात हुए तो वो इजराइल के साथ जाके खड़ा हो गया था। तो अब उनको सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि मुखलिस दोस्त आपका वही है जो आपके कड़े वक्त में काम आया, और पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया। इसको अब आपको ट्रस्ट करके ट्रेड को खोलना होगा, और जो वहां पर ब्यूरोक्रेटिक, वहां पर रेड टेपिज्म पाकिस्तान से भी ज्यादा है, वहां की ब्यूरोक्रेसी हमसे भी ज्यादा जो है वो मुश्किलात क्रिएट करती है, तो उसको खोलना चाहिए। पाकिस्तान उनके यूनिवर्सिटी से फायदे उठा सकता है। ईरान में इतनी अच्छी तालीम दी जा रही है कि वहां पर पेटेंट जो फाइल होते हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा पेटेंट फाइलिंग है। तो ये इसमें किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, और डिटेल में इसमें सारे प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। हम अगर एक्सपेक्ट करें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स ले आएगी तो वो नामुमकिन है। हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लेके आएगी तो ये नामुमकिन है, लेकिन मुमकिनात में से बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर सही समत में अमल दरामद होने की बेहद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। में बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।